नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, विषय बड़ा गंभीर है और गंभीर विषय यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन का घेराव। आप सोच सकते हैं कि कल ही राष्ट्रपति ने शपथ ली, अभी तो पूरा भवन राष्ट्रपति भवन देख भी नहीं पाई होंगी। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है। कांग्रेस अपनी गलतियों को लेकर किस प्रकार से चढ़ाई करती है और किस प्रकार से लोगों को दबाव में लेती है, वो ये इलस्ट्रेशन हमको दिखाई देगा। आपको याद है ना कि दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और दीपक मिश्रा जी के चीफ जस्टिस इंडिया रहते हुए जब उन्होंने रेगुलर हियरिंग लगा दी कि आर्टिकल 370 को वो जो पिटिशनें थी उसको लगातार सुनेंगे, राम मंदिर के केस को लगातार सुनेंगे, डेली बेसिस पर सुनेंगे, तो इन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि डिसीजन लगातार हो जाए, और डिसीजन हो गए तो हमारी तो राजनीति ही खत्म हो जाएगी। नतीजा ये निकला कि ये लोग चले गए राज्यसभा और राज्यसभा में वेंकैया नायडू जी के सामने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। इनको खूब मालूम था कि महाभियोग इनका प्रस्ताव स्वीकार भी नहीं होगा, पारित होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दबाव कैसे बनाया जाए, ये दीपक मिश्रा जी के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से वहां गए और दीपक मिश्रा जी दबाव में आते दिखे भी। इसीलिए राम मंदिर का केस भी उनके कार्यकाल में नहीं निपटा और दूसरा 370 के केस में भी उनकी प्रायोरिटी पे नहीं रहा। वो अलग बात है कि बाद में रंजन गोगोई बैठने वाले थे चीफ जस्टिस, तो इन लोगों को लगा कि रंजन गोगोई जी तो मानसिकता से हमारे लोग हैं और दीपक मिश्रा जी तो राष्ट्रवादी जजमेंट करते हैं, तो कम से कम दीपक मिश्रा जी के ऊपर प्रेशर बन जाए और वो केस वो हैंडल ना कर पाए, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग का ये ड्रामा किया गया। महाभियोग पास होने की स्थिति नहीं थी, फिर भी किया गया। उसके बाद रंजन गोगोई जी बैठ गए, तो इनको लगा अब सब ठीक हो जाएगा। रंजन गोगोई जी के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रंजन गोगोई जी क्या जजमेंट फाइलों से बाहर कर सकते हैं? जजमेंट तो फाइल के अंदर ही है और फाइल की प्लीडिंग और वकीलों की अपनी बहस के, दलील के, कानून के आधार पर ही डिसीजन होना था। इसलिए राम मंदिर का डिसीजन राम भक्तों के पक्ष में हो गया। तब उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया कि रंजन गोगोई जी को इन लोगों ने प्रेशर में ले लिया। रंजन गोगोई जी को उतने काबिलियत के वजह से उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। जब उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तो ये कहा गया कि नहीं, ये डील हो गई थी साहब। बिल्कुल वैसे ही अभी द्रौपदी मुर्मू जी सदन पहुंची, हाउस में पहुंची हैं, शपथ ली है। पुराने राष्ट्रपति ने उनको अंदर एंट्री दिलवाकर राजभवन घुमाने की प्रक्रिया शुरू ही की थी। एक रात वो बिता नहीं पाई और राहुल गांधी कांग्रेसियों और अपने तरह के जो देश में उनके सांसद और विधायक हैं उनको लेकर राष्ट्रपति भवन का घेराव करने चल दिए। अब पहले ही दिन राष्ट्रपति भवन का घेराव, तो ये तो निश्चित बात थी कि राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं देनी थी, क्योंकि भैया अभी आके बैठे हैं, सीधे आपने चढ़ाई कर देनी है और आपने दुनिया भर की बातें करनी है, और वो भी करप्शन के मामले में। आपको राष्ट्रपति के पास जो आग्रह करने जाना है वो ये आग्रह करने जाना है कि करप्शन के मामले में ईडी ने सम्मन किया है, वो साहब सेंट्रल एजेंसियों की दुरुपयोग किया जा रहा है। राज परिवार यानी कि जो ये गांधी परिवार है, नकली गांधी परिवार कहिए, ये नकली गांधी परिवार के खिलाफ तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये तो दूध के धुले हुए लोग हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए, चाइना से युद्ध भी हार गए अपनी झूठी मानसिकता के आधार पर, झूठी शान के आधार पर, और बहुत बड़ा भूभाग चीन के हाथ खो बैठे। पाकिस्तान के हाथ में जम्मू कश्मीर का आधे से ज्यादा हिस्सा खो बैठे। कारगिल विजय दिवस तो वाजपेयी जी के समय पर कारगिल का युद्ध हुआ, जिसका आज कारगिल विजय दिवस है। तो कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने की बजाय होना तो यह चाहिए था कि पूरा देश कारगिल पर, जब हमने 26 जुलाई को विजय प्राप्त की, तो पूरे देश को विजय का उत्सव मनाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत का वो हर एक नागरिक जिसको इस बात का गर्व है कि हम कारगिल के युद्ध में जीते और हमने अपने हिस्से को वापस लिया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जबकि हम नीचे थे और वो ऊपर से काम कर रहे थे, वो ऊपर से युद्ध लड़ रहे थे।
वही विपरीत परिस्थितियों में हम जीते तो हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास सम परिस्थिति थी और जम्मू कश्मीर पर हमला पाकिस्तान का हुआ था, उस समय जब महाराजा हरि सिंह नेहरू जी से कह रहे थे कि सेनाओं की कमान हमारे हाथ में दे दो, हम जमीन वापस ले लेंगे, जम्मू कश्मीर को हमसे अच्छा तुम नहीं जानते, हम युद्ध की कमान मेरे हाथ में दीजिए, हम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर का खोया हुआ हिस्सा छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के और हिस्से भी जीत लेंगे, हमें केवल आपकी शक्ति की आवश्यकता है, स्ट्रेटजी हम बना लेंगे। तब नेहरू जी ने उनको बताया कि श्रीमान जी, आप तो जम्मू कश्मीर का अधिमिलन कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर का अधिमिलन के बाद आपका कोई अधिकार उस पर नहीं बचा, इसलिए युद्ध में हार हमको मिलेगी, लेकिन हम हारेंगे और हम हारने के लिए तैयार हैं और हम हारे भी। 1947 के युद्ध को जीता युद्ध बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन, चीन ने तो थोड़ी उतनी जमीन एक्वायर नहीं की 62 के युद्ध में, पाकिस्तान ने तो 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा कर ली। और नेहरू जी अपनी झूठी शान को बताते रहे, ऐसे नेहरू जी पर किसी ने प्रश्न नहीं किए। 62 का युद्ध हार गए, नेहरू जी पर प्रश्न नहीं किए, वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनकर घूमते रहे, उन्होंने जो चाहा वो किया। 370 बनाया, 35 कैपिटल ए बनाया, दुनिया भर के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर बनाया, जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त रियासत की तरह बनाया, और देश में नॉर्थ ईस्ट में खेल खेले, केरला में खेल खेले, तमिलनाडु में खेल खेले, कम्युनिस्टों को यूनिवर्सिटियां पकड़ा दी, मुसलमानों को भारत में रोकने के लिए नेहरू लिया का समझौता कर लिया। दुनिया भर के प्रोपोगंडा करने के बाद, दुनिया भर के ब्लंडर करने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पर किसी ने प्रश्न नहीं किया था, तो अभी सोनिया गांधी पर प्रश्न कैसे हो सकता है, राहुल विंची पर प्रश्न कैसे हो सकता है? इसलिए राहुल विंची जो पिछले हफ्ते ईडी के सामने थे, कुछ समय पहले ईडी के सामने थे, उससे पहले वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कह रहे थे भारत में नरेंद्र मोदी जी ने केरोसिन फैला कर रखा है, जैसे ही मैं भारत में उतरूंगा, तो ऐसे वो कह रहे थे कि जैसे वो भारत में उतरे ही उसमें चिंगारी लगेगी और भारत में आग लग जाएगी। ईडी के सामने उपस्थित होने से पहले आग लगाने की कोशिश भी की गई, कानपुर में दंगे भड़काए गए, इलाहाबाद में दंगे भड़काए गए, देश के कितने कोनों में इस प्रकार के दंगे भड़काने का प्रयास किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगे कैसे भड़काओगे, वहां तो महाराज जी बैठे हैं, भूसा भर देंगे। लेकिन वो काम तो हुआ ना, वो काम हुआ राजस्थान में। अब उनकी अम्मा गई हैं, उनकी अम्मा को भी नोटिस हुआ, अब अम्मी जान जा रही हैं ईडी के सामने, तो अम्मी के बेटे को इतनी कष्ट हो रहा है कि उसने यात्रा कर दी राष्ट्रपति भवन की तरफ। कल ही राष्ट्रपति बैठी और आज वो चल दी। किस परिवार के, कौन सा वंश है? वंश है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। लेकिन प्रश्न मत करिए, जिन जजों ने उन पर प्रश्न कर दिया, उनके खिलाफ जजमेंट कर दिया या जजमेंट उनके खिलाफ आ गया, ऐसे 3 जजों को ओवर पास करते हुए जस्टिस एन रे को उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया था। उन्होंने ओरिजिनल कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस इंदिरा बना ली थी। क्या नहीं किया था? अपने सरकारी अफसर को चुनाव के लिए रायबरेली भेज दिया था, उसने चुनाव उनको जितवा कर भी लाया था। जो वो कर सकती थी उस महिला ने वो किया। 1971 के वॉर की उनको बधाई सभी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन 1971 का वॉर भी उन्होंने नहीं लड़ा था। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था और हम डिफेंस में आगे बढ़े थे, किंतु वो शासिका थी, इसलिए उनका साधुवाद कहना ही चाहिए, सबको कहना चाहिए। राजीव गांधी बैठे, तो इंदिरा गांधी ने एक और काम किया, फखरुद्दीन अली अहमद की सारी शक्तियां रोक दी। 44वें संविधान संशोधन से प्रेसिडेंट की सारी शक्तियां ही रोक दी, क्योंकि एक अकेला प्रेसिडेंट ही था जो प्रश्न कर सकता था। हालांकि फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रश्न कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद के पास रात में 12 बजे प्रस्ताव लेकर इंदिरा गांधी पहुंची और रात में 11:15 बजे इमरजेंसी लगा दी गई, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहीं अता पता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी दी, फखरुद्दीन अली अहमद ने आंखों में सोते हुए उठे होंगे और कहा मैडम आप आई हैं, दस्तखत कर लो, जाओ। फिर भी सोचा कहीं फखरुद्दीन अली अहमद, देश में ये जो आंदोलन चल रहा है, इमरजेंसी के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा ना हो दबाव में आ जाएं और मेरे से प्रश्न पूछ लें। तो 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 74 का संशोधन ही कर दिया और आर्टिकल 74 का संशोधन करके फखरुद्दीन अली अहमद जो उनके ही मातहत, उनके पीछे, मैं कहूं किचन पॉलिटिक्स के हिस्से थे, उनकी भी शक्तियां रोक दी थी कि कहीं धोखे से प्रश्न ना कर दें। तो कैसे प्रश्न किए जा सकते हैं? इंदिरा गांधी पर प्रश्न नहीं किए जा सकते थे। राजीव गांधी सत्ता पर बैठे, राजीव गांधी, ज्ञानी जैल सिंह जो
प्रेसिडेंट थे जिनको प्रश्न करने का अधिकार था। ज्ञानी जैल सिंह के पास 2 वर्ष गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो ऊंचा होता है संवैधानिक रूप से, और राष्ट्रपति के बाद है प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को प्रश्न करने का अधिकार है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है राष्ट्रपति को बताए। लेकिन साहब नाक कितनी ऊंची है, कहां नकली गांधियों के यहां पैदा हुए। जब गांधी जी को निपटा लिए, गांधी जी को के वंशजों को पॉलिटिक्स में नहीं उतरने दिया, तो बाकी को कैसे सुप्रीम मान सकते हैं। परिणाम यह निकला कि ज्ञानी जैल सिंह को साइड कर दिया गया और उनके लिए उस समय के गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, उसमें कहा कि हमारे राष्ट्रपति तो हिटलर की तरह हैं। मतलब आप जाएं भी नहीं, उनको बताएं भी नहीं, वो प्रश्न करें तो उनको हिटलर बता दीजिए। प्रश्न कैसे कर सकते हैं। अब सोनिया मैडम बैठ गई। सोनिया मैडम से मतलब उन्होंने अपना ही एक अच्छा सा आदमी बिठा लिया। नाम तो सिंह था, मतलब थे तो सरदार, लेकिन सरदार जी नतमस्तक हो चुके थे। सरदार जी तो बच्चे खिला रहे थे प्रियंका विंची का, इसलिए प्रियंका वाड्रा का जब वो बच्चे खिला रहे थे तो फिर वो कैसे हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जो उस समय केवल एक सांसद हुआ करते थे, वो मनमोहन सिंह के बनाए हुए प्रस्ताव को पार्लियामेंट में खुले रूप में फाड़ते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री तुम हो गए, लेकिन मेरी दया के पात्र हो। मेरे बाप ने नहीं मानी, मेरी दादी ने नहीं मानी, मेरा नाना बड़े खेल खेलता रहा, मेरी नानी ने नहीं मानी, नानी का बाप भी बड़ा खेल खेलता रहा, और उससे पहले देश के विभाजन में खेल खेला गया हो, सरदार पटेल को साइड कर दिया गया हो, गांधी जी को निपटा दिया गया हो, तो फिर अब मेरे से प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं। सरदार जी तो नहीं कर सकते, बिल फाड़ दिया, कोई कहने वाला नहीं। अब मोदी जी की सरकार है, उनका कहना है सारी एजेंसियां अपना काम करेंगी, जिनसे आज तक 75 वर्षों में प्रश्न नहीं हुए, प्रश्नों के जवाब तो उनको भी देने ही पड़ेंगे। भारत में डेमोक्रेसी है, प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। अभी जेल वेल जाने का तो बहुत दूर की बात है, पहले आप जवाब दीजिए, उसके आधार पर एविडेंस मिलेंगे, एविडेंसों के आधार पर कुछ आगे चलेगा, मुकदमा फाइल होगा, मुकदमा फाइल होने वो मुकदमा चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी प्रश्न ही नहीं कर सकते। इसलिए द्रौपदी मुर्मू के बैठने के पहले ही दिन काफिला लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ चल दिए और बोले कि राष्ट्रपति भवन में जाकर बताएंगे कि मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये बताइए कि दुरुपयोग है ये कौन बताएगा, कैसे बताएगा। कोई एजेंसी प्रश्न करने का भी अधिकार अगर रखती है और वो प्रश्न पूछती है तो दुरुपयोग है। कमाल की बात है कि प्रश्न पूछना ही दुरुपयोग है। अभी तो प्रश्न पूछने के बाद मुकदमा दाखिल होगा, गिरफ्तारियां होंगी, जेल भी जाएंगे, और लंबे समय तक हो सकता है जेल में ही प्रवास करना पड़े, और जेल में प्रवास इतना लंबा करना पड़े कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये बताएं कि भैया नरेंद्र मोदी जैसा शासक था, उसने जेल भेज दिया था, तो हम तो स्वतंत्रता का आंदोलन 75वीं सालगिरह में लड़ रहे थे, जैसे नेहरू जी लड़ रहे थे, जैसे इंदिरा गांधी बच्ची जेल में थी, और जैसे इंदिरा गांधी जेल में भेज रही थी, वैसे ही सब कुछ किया गया। ऐसे कुछ जवाब देने वाले जरूर निश्चित रूप से पैदा होंगे, लेकिन सोचने की बात तो आप देख लीजिए कि देश में कोई एजेंसी प्रश्न भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 4 पीढ़ियों से किसी ने प्रश्न नहीं किया, जिसने प्रश्न किया वो निपट गया। उनको लग रहा था कि जैसे दीपक मिश्रा जी सरेंडर कर गए थे, या दीपक मिश्रा जी सरेंडर कहना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन दीपक मिश्रा जी जिस तेजी से चल रहे थे वो थोड़ा सा उस पर स्पीड ब्रेक लग गया था, क्योंकि वो भी इस बात से चिंतित निश्चित रूप से हुए होंगे कि उनका नाम बदनाम हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही द्रौपदी मुर्मू पर आते ही प्रहार करना, उनको दबाव में लेना और दबाव में लेकर उनका बयान दिलवा देना। अगर कोई बयान ऐसा उनके दबाव में आ जाता है तो कांग्रेस की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वही अखबारों में छपेगा, वही कांग्रेस की मैनिफेस्टो में छपेगा, और मोदी जी को कैसे घेरा जाए इसकी व्यवस्था कांग्रेस कर चुकी है। तीस्ता शीतलबाड़ को कहा गया था कि मोदी फंसाओ, क्योंकि सोनिया गांधी भी ऐसा नहीं है कि वो दूरदृष्टि नहीं रखती थी, बड़ी दूर तक की दृष्टि रखती होंगी। इसीलिए उनको समझ में आ गया होगा कि आने वाला प्रधानमंत्री तो गुजरात से आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार गुजरात में काम करना शुरू किया है, इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात का
मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए आज इसके विकेट गिरा दो ताकि खेलने लायक ना बचे। 30-30 तलवार लगा दी पीछे, दुनिया भर की एजेंसियां पीछे लगा दी। मोदी जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने 9-9 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया, लेकिन चूं नहीं किया। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, लाखों लोग उनके पीछे थे। वो चाहते तो एजेंसियों को के सामने प्रदर्शन कर सकते थे, एजेंसियों को प्रेशर में ले सकते थे, देश में आंदोलन करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि अपनी एजेंसियों को मेंटेन करना अपना काम है। दूसरा, मोदी जी पहले से जमीन से जले भुंजे और कहीं से निखर कर आए थे। निखर से मतलब सोना पिघला पिघला कर निखारा गया था, गर्म करके निकाला गया था, इसलिए उस सोने को दोबारा भट्टी में जाने में कोई तकलीफ थी नहीं। लेकिन जो चांदी का चम्मच पे लेकर पैदा हुआ हो, जो इटली वाली रानी भारत में आकर राजवंश बन गई हो, उसको तो ईडी प्रश्न भी पूछेगी तो भैया कष्ट होने वाला है। इसलिए एक चोर कौन? राहुल गांधी पार्टनर है ना। एक चोर दूसरे चोर के बचाव के लिए रोड पर आंदोलन करते करते द्रौपदी मुर्मू के दरबार तक पहुंच गया और मुर्मू जी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। इसलिए वो विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। हो सकता है कि लंबे समय तक धरने पर बैठे रहें तो उनको दया आ जाए और इनको बुलवा लें, या वो इन बाहरी किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें, भाई बताओ क्या कहना है, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि परिवार पर प्रश्न नहीं होने चाहिए। इसके लिए उनके मुट्ठी भर लोग मतलब जब कोई आंदोलन करना शुरू करता है तो एक सभासद भी इतनी संख्या इकट्ठी कर लेता है जितनी संख्या इकट्ठी करके राहुल विंची वहां विजय चौक पर बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जहाज कौन से किनारे पर है भी कि नहीं है, कि बीच समुद्र में ही डूबने जा रहा है और कुछ नाव पर बैठे हुए लोग किनारा ढूंढ रहे हैं। वो किनारा ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से आती हैं, जितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं, इनके दबाव में आने वाली नहीं हैं और इनको स्वतः ही ये बात महसूस कर लेनी चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।